एक वक्त था जब भारत में हजारों की संख्या में चीता हुआ करता था, मगर वक्त बीतता गया और कुछ उस समय के राजा महाराजाओं के योगदान, कुछ चीता की अपनी शारीरिक बनावट और कुछ मानव जो हमारे समाज की हरकतों की वजह से चीता की संख्या कम होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब चीता को पूरी तरीके से विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीता के बारे में। चीता का शारीरिक बनावट क्या है, उसके भारत में वह किस तरीके से पाया जाता था, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और आज के समय में चीता की स्थिति पूरी दुनिया में किस तरीके से है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सहयोग जो होता है हमें काफ़ी बड़ा मोटिवेशन देता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्सर कहानियों की शुरुआत एक लाइन से होती है। आप सब ने कहानियाँ सुनी होगी और वो लाइन होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग और देयर वाज अ क्वीन। तो हम भी आज चीता की कहानी कह रहे हैं, तो इसी लाइन का इस्तेमाल मैं इस वीडियो को शुरू करने के लिए भी करना चाहूँगी। एक समय की बात है, भारत में हजारों की संख्या में चीता हुआ करता था। वक्त बीतता गया और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से चीता जो है वो भारत में विलुप्त हो गया। अब चीता है क्या, उसकी शारीरिक बनावट क्या है, तो सबसे पहले चीता नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। चीता नाम जो है वो संस्कृत शब्द के चित्रक शब्द से आया है। चित्रक यानी कि चित्र बना हुआ। तो चीता के शरीर के ऊपर जो एक खूबसूरत से डिजाइन बने होते हैं, जो स्पॉट्स बने होते हैं, मेरे ख्याल से उसकी वजह से ही संस्कृत में उसे चित्रक कहा जाता होगा और हिंदी में उसे चीता कहा जाने लगा। और एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने भी बिग कैट फैमिली के जानवर हैं उनमें से चीता ही एक ऐसा नाम है जो कि संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसके लिए कोई अंग्रेजी का अलग से शब्द नहीं है। जैसे कि बाकी जानवरों के लिए हम देखते हैं कि टाइगर, बाघ, शेर हो गया, तो उसको लायन हो गया, लियोपर्ड, तेंदुआ, तो अलग अलग हिंदी में अलग नाम है, अंग्रेजी में अलग नाम है, लेकिन चीता एक नाम ऐसा है जो कि हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। तो अगर इसका हम एक लॉजिक निकालें तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन वक्त में चीता शायद हिंदुस्तान में ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली मिल रहा होगा बाकी दुनिया जो इंग्लिश वर्ल्ड है उसकी तुलना में, तो शायद इस वजह से अंग्रेजी में इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है। तो चीता की जब शारीरिक बनावट की हम बात करते हैं तो आप लोगों को सबको पता होगा, ये एक बड़ा ही वेल नोन फैक्ट है कि चीता दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला प्राणी है और यह इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है। और इस स्पीड में को पाने के लिए, इस स्पीड तक पहुंचने के लिए उसका जो वक्त लगता है वो 3 सेकेंड का लगता है। आप सोच सकते हैं कि 3 सेकेंड में चीता जो है वो दौड़ना शुरू करता है तो 130 सेकेंड की दूरी तक पहुंच जाता है, जबकि जो स्पोर्ट्स कार होते हैं उसको भी इस अपने जो मैक्सिमम दूरी होती है उसको हासिल करने में कम से कम 6 से 7 सेकेंड का वक्त लगता है। तो चीता की जो मतलब रफ्तार इतनी तेज़ है और वह काफ़ी लंबी छलांग भी मारता है और एक बार में लगभग 7 मीटर की लंबी छलांग वो लगा सकता है। मादा चीता का जो गर्भकाल होता है वह लगभग 93 डेज यानी कि 3 महीने के आसपास का होता है और एक बार में एक मादा चीता जो है वो 1 से लेकर 6 बच्चे को जन्म देती है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है और कई बार तो देखा गया कि 8-10 बच्चे को भी जन्म दिए, लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं वो काफ़ी कम है। जो ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं वो 4, 5, 6 इसी संख्या में होते हैं और जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो उनका वज़न होता है वह 150 से 300 ग्राम के आसपास होता है। तो ये मतलब अगर साइज़ 150 से 300 ग्राम का साइज़ हम देखेंगे तो काफ़ी छोटा बच्चा उनका होता है। और एक चीता की जो पूरी उम्र होती है वो लगभग 10 से 12 वर्षों की होती है। जब चीता बड़े हो, एक बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब चीता बड़े होने लगते हैं तो जो मादा चीता होती है, जो बहन होती है, उस ग्रुप की जो बहन होती है वो अपने बाकी भाई बहनों से अलग हो जाती हैं और अपने लिए एक अलग समूह की खोज करने लगती हैं। जबकि जो भाई चीता जो मेल मेंबर्स होते हैं परिवार के, वो एक ही साथ रहते हैं और उनके एक ही साथ रह के अपना एक समूह बनाते हैं और उस समूह में दूसरी अलग से मादा चीता आती है और उनको ज्वाइन करती है। तो मतलब जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं ना कि जब घर में जो बेटा है बेटी है तो बेटियों की शादी हो जाती है और बाहर चले जाते, वो दूसरे परिवार में चली जाती हैं और दूसरे परिवार की लड़की हमारे परिवार में मतलब उस परिवार में आती है। तो शायद यही एक नियम चीता परिवार के बीच में भी शायद है, मतलब इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पुरुष चीता होते हैं उनका अपना एक समूह होता है, और भाई जो होते हैं और बहनों का अपना एक अलग परिवार बन जाता है। एक और जो उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि चीता क्योंकि बहुत तेज़ भागते हैं तो वो घने जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो चीता का जो नेचुरल हैबिट है वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि वह सवाना ग्रासलैंड जो होता है वहीं पे ये मुख्य रूप से जो चीता पाए जा रहे हैं वो इन्हीं इस तरह के जो जोग्राफिकल एरिया हैं वहीं पे पाए जाते हैं, जो झाड़ी वाले जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ नहीं होती हैं, वहाँ बहुत घने पेड़ नहीं होते, वो ग्रासलैंड होता है और वहाँ पे चीता के लिए को भागने के लिए एक अच्छा सा स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे चीता ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से चीता ज़्यादातर ऐसी ही जगहों पे पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि चीता का अस्तित्व कब से था और वो किस तरीके से विलुप्त होते चले गए। तो भारत में जो चीता का अस्तित्व मिलता है वो काफ़ी पुराना होता है, मतलब लगभग 250 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व, 2500 माफ़ कीजिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व के बीच भी हमें चीता के होने के साक्ष्य मिलते हैं। और यह साक्ष्य हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश के 2 केव पेंटिंग्स में, और वो केव पेंटिंग्स है खरवई और काराबाड़ में। तो खरवई और काराबाड़ के जो केव पेंटिंग्स हैं उसमें चीता के चित्र बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व हमारे देश में चीता था, मतलब चीता यहाँ पे कहीं बाहर से नहीं आया था बल्कि यहाँ का एक नेचुरल प्राणी है वो। और जो एक इसके बाद कुछ जो दस्तावेज हमें चीता के संबंध में मिलते हैं वो मध्यकाल के मिलते हैं, जहांगीर के टाइम में। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो कुछ दस्तावेज हमें का रिसर्च किया गया उसमें इसका वर्णन किया गया है कि अकबर के शासनकाल में लगभग 9000 चीता, मतलब अकबर का शासनकाल जो 50 वर्षों का शासनकाल था उसमें लगभग पूरे शासनकाल में लगभग 9000 चीता को उन्होंने पालतू बना के रखा हुआ था। अकबर ने अपने जो उनके महल थे या फिर उनका जो किला था उसके अंदर चीता को पालतू बनाकर रखा गया था। और अकबर के बाद भी बहुत सारे राजा महाराजाओं ने चीता को पालतू बनाया हुआ था। और चीता को पालतू बनाने के पीछे जो सबसे एक बड़ी वजह ये है कि चीता बाकी कैट फैमिली की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, मतलब वो उतना खूंखार नहीं होता है, तो उसको पालना थोड़ा सा अपेक्षाकृत ईजी होता है। और राजा महाराजा जो इसको पालते थे तो उसकी वजह ये होती थी कि वो जो बाकी जानवरों का शिकार करने के लिए चीता को पालते थे, क्योंकि चीता जो है वो चीता का जो आहार होता है वो हिरन, ब्लैक बक, चीतल और इस तरह के जो मिडिल रेंज मतलब साइज़ के जो जीव जंतु होते हैं उसका चीता शिकार करता है। तो इन जानवरों के शिकार करने के लिए राजा महाराजा चीता को पालते थे और ये उनके लिए एक मनोरंजन की गतिविधि था। आप समझ सकते हैं कितने क्रूएल हुआ करते थे कि एक जानवर को मारने के लिए दूसरे जानवर का इस्तेमाल करते थे, और उनकी इस गतिविधि की वजह से हमारा पूरा जंगल का इकोसिस्टम खराब हो गया था। तो अकबर के टाइम में 9000 के आसपास चीता पूरे उनके शासनकाल के दौरान पालतू था। इसके बाद उनके बाद भी जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी चीता को पालतू बनाकर रखा, और इस तरीके से एक जो कह सकते हैं कि जंगलों से चीता को पकड़ के महलों में लेके आना, किला में लेके आना और उनको पालतू बनाना। और चीता का जो प्रजनन होता था वो इस तरीके से जो कैप्टिव चीता होते हैं, जो पालतू चीता होते थे, उनके बीच प्रजनन की दर होती ही नहीं थी। और ना राजा महाराजाओं ने ये कोशिश भी नहीं किया कि जो उनके पास चीता है उसी से उनकी संख्या बढ़ाकर अपने ज़रूरतें पूरी करें, वो ऐसा नहीं करते थे। और चीता मरता जाता था वो जंगल से उठा के लाते जाते थे। इस तरीके से क्या हुआ कि चीता की संख्या जंगलों में कम होती चली गई, क्योंकि वो पकड़ के राजा महाराजाओं के महलों में, किलों में कैद होने लगे। तो इस तरीके से जंगल में चीता की संख्या कम होने लगी। एक जो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी इनके विलुप्त होने की वह थी कि इनका जो एक शारीरिक बनावट है, चीता का जो शारीरिक बनावट है वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि चीता के जब चीता का बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसकी जो वज़न होता है वो काफ़ी कम होता है, 150 से 300 ग्राम के बीच होता है। तो इनके बच्चों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मृत्यु दर जो इनका होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब अगर एक मादा चीता 10 बच्चे को जन्म देती है तो उनमें से 1 या 2 बच्चों के बचने की ही संभावना होती है, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक तरफ तो महलों में जा रहे थे, दूसरी तरफ जो जंगलों में बचे हुए थे उनके बीच भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़े इसकी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वह है ह्यूमन जो बिहेवियर, मतलब कि
ह्यूमन बिहेवियर इसमें इस सेंस में कहना चाहती हूँ कि देशों में मतलब हर जगह जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या जब बढ़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ी, कृषि के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, लोगों के बसने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। तो जो जिन जंगलों में चीता रहा करते थे उन जंगलों के आसपास जंगलों की सफाई शुरू हो गई, या फिर जंगलों के आसपास गांव बस गए। अब चीता काफ़ी तेज़ भागता है, जब वो तेज़ भागते हैं तो जो उनका अपना एक नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था वो सिमटने लगा, तो वो जो रिहायशी इलाका था वहाँ पे जाने लगे, और इस तरीके से कि ह्यूमन और एनिमल चीता कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से चीता को मार दिया जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी चीता के ख़त्म होने की। और भारत में जो ऐसा माना जाता है कि अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड जो साक्ष्य है वो यही है कि भारत में आखिरी बार चीता जो है वो 1947 में देखा गया था, और 3 चीता बचा हुआ था जिसे कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने शिकार के दौरान मार दिया। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यह देश चीता से भी आज़ाद हो गया, ये कह सकते हैं। ये बड़ी ही दुखद बात थी, लेकिन ये एक सच्चाई है। और इस तरीके से जब देश आज़ाद हुआ और एक वाइल्ड लाइफ कमेटी का गठन हुआ और एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक जो काम सरकार ने शुरू किया था, तो इस कमेटी की पहली बैठक हुई थी 1952 में, और इस कमेटी की बैठक में ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि चीता जो कि सदियों से भारत का एक वासी था, जैसे कि यहाँ के बाकी लोग भी हैं, चीता भी यहाँ का एक मूल निवासी था, और उसे कहीं ना कहीं हम जो यहाँ के लोग थे उनकी गतिविधियों की वजह से उन्हें ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक बड़ा ही दुखद सिचुएशन था, और कहीं ना कहीं ये एक कमी एक क्रिएट जो हमारा वाइल्ड लाइफ नेचर है वहाँ पे एक कमी क्रिएट कर रहा था, मतलब एक कमी का एहसास करा रहा था। तो सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही कि फिर से भारत में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए, और इसका जो पहला प्रयास किया गया था 1979 में। 1979 में जो सरकार थी उन्होंने एक ईरान के साथ बात शुरू की, क्योंकि जो भारत में जो चीता था उसकी जो प्रजाति एशियाटिक चीता, और एशियाटिक चीता भारत के अलावा ईरान में ही पाए जाते हैं। तो भारत सरकार ने यह ईरान के साथ एक बातचीत शुरू की कि भारत में, क्योंकि भारत और एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, तो एशियाटिक लाइन हम भारत को देंगे, ये एशियाटिक लाइन हम ईरान को देंगे, और ईरान उसके बदले हमें चीता देगा। तो इस तरह के एक लेन देन की बातचीत शुरू हुई, लेकिन इसमें भारत सरकार सफल नहीं हो पाई, और ये बात होकर रह गई। दूसरा प्रयास जब शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद से ईरान में भी चीता की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रह गई थी, तो ईरान चीता देने की फेवर में नहीं था। तो उसके बाद हुआ कि जो भारत में जो चीता पाया जाता था, जो एशियाटिक चीता था, उसका जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग था वो काफ़ी हद तक जो नामीबिया में जो चीता पाया जाता है उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तो 2009 में जब जयराम रमेश एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया चीता को भारत में रीइंट्रोड्यूस करने का, और नामीबिया के साथ बातचीत शुरू हुई कि नामीबिया से चीता भारत लाया जाएगा। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहस छिड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया कि इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक लंबी लड़ाई चली सुप्रीम कोर्ट में, और आखिर में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दी कि भारत में चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए, और एक कमेटी का गठन किया गया कि भारत में ऐसी एक जगह की खोज की जाए जहाँ पे चीता को रखा जा सके। और इस कमेटी ने जो भी रिसर्च किया उसके आधार पर कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसको चुना गया चीता के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना गया। सितंबर 2022 में हम देखते हैं कि नामीबिया से 8 चीता लाया गया, जिसमें से 5 मादा है और 3 नर हैं। तो इस तरीके से भारत के जंगलों को एक बार फिर से चीता का उपहार मिला। लेकिन चीता, जैसा कि जो चीता का एक शारीरिक बनावट है, उसको देखते हुए इसे दोबारा से इसकी संख्या को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इसके लिए बहुत ही काफ़ी एक सावधानी से इसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी चीता आए हैं वो यहाँ पे रहें, यहाँ के जो इकोलॉजी, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को एडजस्ट करें, और फिर उनके जो द्वारा जो भी प्रजनन हो उसके बाद हमें एक नई ब्रीड मिले चीता का, जो कि काफ़ी हद तक भारत के जलवायु के अनुकूल हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीता के बारे में इस वीडियो के ज़रिए जानकारी मिल गई होगी। वैसे तो बहुत सारी बातें आपको
पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है चीता के बारे में, क्योंकि अभी चीता भारत आया है, तो इस पर काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ है। मैंने भी एक छोटा सा रिसर्च किया और ये सारी जानकारियाँ मैंने लाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।